आप अब हरियाणा में हैं, अक्टूबर 5 को तो वोट है। आज जी के हिसाब से आप हरियाणा इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अभी कांग्रेस की लीड है हरियाणा में। और बहुत संभव है कि कांग्रेस अपने दम पर मेजोरिटी पा जाए और सरकार बनाने की स्थिति में आए। और बीजेपी की स्थिति थोड़ी नाजुक है। मुझे लग रहा है 25 से 30 के आसपास उनका आंकड़ा रुक सकता है। एक नया डेवलपमेंट जो टिकट बंटवारे के बाद में देखने को मिला है वो ये है कि इनेलो ने कमबैक किया है। पहले स्थिति थी कि इनेलो 0 सीट या 1 सीट के आसपास लग रही थी, लेकिन आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि इनेलो 2 से 5 सीट के बीच में कहीं पर पहुंच सकती है। और बाकी अन्य जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे जेजेपी जो पिछली बार का एक सरप्राइज थी, किंग मेकर था। जी, जो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की जो है वो 0 पर दिख रही है। खुद दुष्यंत चौटाला की अपनी सीट फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी भी आज की तारीख में तो 0 पर ही दिख रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनकी संख्या लगभग 3 से लेके और 5-6 तक जा सकती है। जो इंडिपेंडेंट के बारे में आप बोल रहे हैं, वो किस पार्टी के बागी ज्यादा है और वो जीतने के बाद किसके ओर जा सकते हैं? देखिए, बागी तो कायदे से कहा जाए तो बीजेपी के ज्यादा है, कांग्रेस के बागी कम है। लेकिन इनफैक्ट कांग्रेस ने कुछ बागियों को बैठवा भी दिया। लेकिन जीतने की स्थिति में कांग्रेस के ही बागी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के बागी कम जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और बाकी हरियाणा में एक चलन है, हरियाणा में इंडिपेंडेंट्स को जिताने की प्रथा रही है। जैसे यहाँ पर एक सीट है पुंडरी करके, जहां पर लगभग 5 या 6 बार से पिछले चुनावों में लगातार इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। और इस बार भी संभावना है कि वहां इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जीत जाए। एक बलराज कुंडू है जो कि यहाँ एक और सीट है, वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं महम से। और इस बार भी संभावना, अभी तो मुकाबले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अंबाला कैंट की सीट पर कांग्रेस की बागी चित्रा सरवारा है। वो सीधे सीधे अनिल विज जो बीजेपी के हैं उनसे मुकाबले में है, जीत हार की लड़ाई लड़ रही हैं। तो इंडिपेंडेंट्स के जीतने का हरियाणा में एक चलन रहा है। उसमें पार्टी के इंडिपेंडेंट या अदर इंडिपेंडेंट की बात नहीं है। एक देवेंद्र कादियान भी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के से बागी होके, वो भी जीत हार की लड़ाई में है। तो सिर्फ पार्टी के इंडिपेंडेंट की बात नहीं होती है, यहाँ इंडिपेंडेंट जनरल भी जीतते रहे हैं। इसके अलावा रणजीत चौटाला जो हैं वो भी सिरसा की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से बागी होके, वो भी जीत हार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट्स की जब हम बात करें तो उसको पार्टी के संदर्भ में नहीं देख सकते, उसको हरियाणा की जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड है उसके संदर्भ में देखना चाहिए। आप बीएसपी भी आईएनएलएलडी के साथ गठबंधन क्या है, क्या बीएसपी का वो वजूद रहा, वो कुछ इम्पैक्ट पका सके हरियाणा चुनाव में इस बार? नहीं, बीएसपी का उस तरह से वोट बैंक नहीं है, क्योंकि जो बीएसपी का कोर वोटर होता है, चमार या जाटव जिसको बोलते हैं, वो कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लोकसभा में भी कांग्रेस के साथ किया था, अभी भी कांग्रेस के साथ जाता दिखाई दे रहा है। असल में बसपा गठबंधन और इनेलो गठबंधन जो है उससे कुछ ऐसे प्रत्याशी खड़े हो गए हैं जो अपने दम पर मजबूत हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यमुनानगर के पास की, तो यहाँ पर सढौरा करके एक ऐसी रिजर्व सीट है जहां पर कांग्रेस की एक बागी है पिंकी छब्बर। पिंकी छप्पर जो है वो इस बार बसपा इनेलो गठबंधन से टिकट लेके आई हैं और वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि जो सिटिंग कांग्रेस की एमएलए थी रेणुबाला, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और पिंकी छप्पर तैयारी भी कर रही थी। तो उस परिस्थिति में यहाँ का जो समीकरण है वो उनके अनुकूल है। तो ये बीएसपी का वोट नहीं कहा जाएगा, ये प्रत्याशी का वोट मेरे हिसाब से इसको कहना चाहिए। और एक बात है, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब एससी एसटी रिजर्वेशन जो सब कैटेगराइजेशन वो जजमेंट वो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया था, अभी वो आ चुका है। उसके बाद बीएसपी ने क्लियर स्टैंड लिया और कुछ पार्टी ने क्लियर स्टैंड लिया। कांग्रेस का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है, अभी भी कांग्रेस का क्या रुख है पता नहीं है। तेलंगाना में उसका एक चीफ मिनिस्टर है, वो उसको स्वागत कर दिया है। तो ये वाला एससी वोट में दरार नहीं डालेगा हरियाणा में, कांग्रेस का स्टैंड नहीं लेना? देखिए, हरियाणा में एससी वोट जो है वो कायदे से कहा जाए तो ऐसे भी बिखरा हुआ है।
जैसे वाल्मीकि बीजेपी को वोट करते हैं ज्यादातर जगहों पर, चमार कांग्रेस को वोट कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। तो एससी वोट बैंक तो ऐसे भी बिखरा हुआ है, वो कंसोलिडेटेड पूरा का पूरा एससी कम्युनिटी कहीं नहीं घूम रहा है, तो वो बिखराव तो बना ही रहेगा। आज अगर चुनाव होते हैं तो 90 सीट में जो मैजिक नंबर है 46, कांग्रेस को आप कहाँ दिखते हैं? मेरे हिसाब से 35 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस क्लियर कट जीत रही है, उसमें कोई डिबेट नहीं है, और लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जो बैटल ग्राउंड बनी हुई हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि बैटल ग्राउंड सीट्स जो हैं वो 2 या 3 पार्टियों के बीच में समान रूप से बंटती हैं, या किसी की अगर लहर चलती हुई दिखती है, किसी का अंडर करंट होता है, तो बैटल ग्राउंड की मेजॉरिटी जो है वो उस पार्टी के पक्ष में जाती है। आज की तारीख में मैं इतना तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि कांग्रेस का अंडर करंट तो हरियाणा में है। तो अंडर उस करंट है? परिस्थिति में जी, उस परिस्थिति में जो 25 बैटल ग्राउंड है, उन 25 बैटल ग्राउंड में से मुझे लग रहा है 10 से 12 कांग्रेस पार्टी खींच ले जाएगी। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में कांग्रेस मैजिक नंबर टच करती हुई दिखाई दे रही है, उससे ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, ये हमारा पहला राउंड गया। हम दूसरे बात करेंगे। आप एक सर्वे में जुड़े हुए थे, पीपुल्स पल्स नियर टू द ग्राउंड, जो 25 जून और 26 जुलाई के बीच 90 असेंबली सीट जो है एक सर्वे किया था, प्राय 15,000 सैंपल लेके। उसमें आप कांग्रेस को दिए थे 43 से 48, बीजेपी को 34 से 39 और अदर जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी, आप अदर को मिलाकर 3 से 8। उसमें क्या चेंज आया है? उसमें बड़ा चेंज ये आया है कि पहली बात तो बीजेपी नीचे गई है। जैसे 34 टू 39 पे बीजेपी आज की तारीख में नहीं है। बीजेपी के लिए 30 टच करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उनका नंबर 30 पास रहने की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा जो अदर्स थे, इसमें हम लोग इनेलो को 1 या 0 मान रहे थे, लेकिन अभी इनेलो बसपा गठबंधन मुझे लग रहा है कि 2 से 5 के बीच में कहीं टिकेगा, और इंडिपेंडेंट्स की भी संख्या बढ़ सकती है। तो ये जो नंबर था आदर्श का, उसमें जेजेपी अभी भी 0 है, आम आदमी पार्टी अभी भी 0 है, लेकिन इंडिपेंडेंट्स और इनेलो बसपा गठबंधन जोड़ के 10 तक भी जा सकता है। और कांग्रेस ने निश्चित रूप से गेन किया है। कांग्रेस आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस मतलब बहुमत के आंकड़े के एकदम पास में है, उससे ऊपर जा सकती है। अब बात करते हैं हरियाणा का अगले सीएम कौन होना चाहिए, इसके लिए क्या माहौल है। आपका जो सर्वे आया था पीपुल्स पल्स में, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को 40% मिला था, और शैलजा को कांग्रेस से वो 7% मिला था, खट्टर साहब को 9% मिला था। अभी बीजेपी में अनिल विज आ गए, राव इंद्रजीत भी कह रहे हैं, और भी कुछ लोग होंगे जो क्लेम कर रहे हैं। बीजेपी का कौन वो सर्वमान्य नेता है? अभी खट्टर तो दिल्ली का पॉलिटिक्स करते हैं, केंद्रीय मंत्री है। उनका हेड ऑफ द फैमिली कौन है हरियाणा बीजेपी का अभी? हरियाणा बीजेपी में अभी कोई हेड ऑफ द फैमिली नहीं है। सच कहा जाए तो हरियाणा बीजेपी में खट्टर साहब का जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें वो स्वयं को स्थापित नहीं कर पाए, और उनकी जगह रिप्लेसमेंट में जिनको बनाया गया है नायब सिंह सैनी को, उनको इतना समय नहीं मिला कि वो खुद को स्टेब्लिश कर पाए। राव इंद्रजीत एक क्षेत्र के नेता हैं, वो अहिरवाल बेल्ट में यादवों का सर्वमान्य नेता है, लेकिन पूरे हरियाणा के नेता नहीं है। तो अभी मैं कहूं तो हेड ऑफ द फैमिली बीजेपी हरियाणा जो है मूल रूप से हाईकमान रन पार्टी है, और दिल्ली की हाईकमान के थ्रू ही संचालित हो रही है। प्रदेश में कोई उस तरह का नेता नहीं, क्योंकि अनिल विज, अगर आपको याद हो तो अनिल विज इस्तीफा भी दे चुके हैं मंत्री पद से, और चुनाव से पहले चर्चाएं चल रही थी कि वो इतने नाराज हैं कि वो शायद इस बार चुनाव भी न लड़े। लेकिन चुनाव वो लड़ रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री के बतौर उनको कोई प्रोजेक्शन नहीं किया जा रहा है। तो हरियाणा बीजेपी एक सेफली कहा जा सकता है कि स्टेट लीडरशिप रन पार्टी नहीं है। आज की तारीख में हरियाणा बीजेपी सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा रन की जा रही है। कई वरिष्ठ नेता और भी थे, जैसे रामविलास शर्मा थे फरीदाबाद के इलाके के, अहिरवाल के क्षेत्र से लड़ते थे, उनका इस बार टिकट काट दिया गया, जो मतलब बीजेपी के स्थापना करने वाले नेताओं में से एक थे। तो कई वरिष्ठ नेता या तो किनारे लगा दिए गए हैं, या फिर खुद ही साइडलाइन हो गए हैं, और
ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि हरियाणा बीजेपी एक हाईकमान पार्टी है। मुख्यमंत्री के चेहरे के मामले में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। वो ये मिला है कि कांग्रेस में कुछ नेताओं का ग्राफ बढ़ा है। जैसे कुमारी शैलजा जो हैं, वो पिछली बार 6-7% पर रही होंगी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि अभी जब हम लोग सर्वे कर रहे थे तो 10 से 11% ट्रैक्शन उनको मिल रहा है मुख्यमंत्री चेहरे की चॉइस के बतौर। 2-3% तो रणदीप सुरजेवाला को भी मिल रहा है। तो ये जो ट्रैक्शन इनका बढ़ा है, उसका मूल कारण ये है कि पहली चीज, लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और दूसरी चीज, क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं जनता की, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो सिरसा का इलाका हो, अंबाला का इलाका हो, इस क्षेत्र में शैलजा जी एक्टिव रही हैं और उनका दबदबा रहा है। इस क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि अगर हुड्डा सीएम बनते हैं तो सारा का सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन, वो सब रोहतक की बेल्ट को मिलेगी। तो हमारे क्षेत्र के लिए तो ज्यादा अच्छा है कि शैलजा बन जाए। तो आप सिरसा चले जाइए, फतेहाबाद चले जाइए, उसके आसपास के बेल्ट में चले जाइए, अंबाला यमुनानगर के इलाके में चले जाइए, यहाँ लोग बोलते मिलेंगे कि नहीं, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए तो शैलजा ठीक है। ऐसे ही आप कैथल चले जाएंगे तो कुछ लोग बोलते मिलेंगे, बीजेपी वोटर भी बोलते मिलेंगे कि रणदीप सुरजेवाला सीएम बने तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं जनता की, वो सीएम चॉइस में भी रिफ्लेक्ट होने लग गई है। ठीक है, हम तीसरे सवाल को जाएंगे, वोट शेयर के बारे में। पिछले चुनाव में वोट शेयर बीजेपी का था, 40 सीट पाए थे पर 36.7, उसको हम 37 मान लेते हैं। कांग्रेस का था लगभग 28%, 31 सीट आया था। जेजेपी का 15% से 10 सीट, एचएलपी का 0.7, आईएन इंडिपेंडेंट का 9.8। आपका जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में कांग्रेस को 44, बीजेपी को 41 और अदर को 9% है। क्या आप देख रहे हैं वो वोट परसेंटेज कितना चेंज हो सकता है? बीजेपी जो 36 में था वो बढ़ सकता है या घट सकता है? देखिए, बीजेपी जो पिछला सर्वे था उसमें 41 के आसपास रहा होगा, उससे नीचे जाती दिख रही है। कांग्रेस का जो 44 के आसपास था उससे ऊपर जाती दिखाई दे रही है। और अगर आप पिछले चुनावों से तुलना करेंगे तो बीच में लोकसभा चुनाव भी हुआ है जिसको आपने मिस किया। लोकसभा चुनाव में जेजेपी, जिसका वोट परसेंट 10 से ऊपर था विधानसभा चुनाव 2019 में, वो 0 पॉइंट समथिंग पे आ गई थी, मतलब 1% भी इनको नहीं मिला था। तो वही परिस्थिति आज भी है, जेजेपी को 1% वोट नहीं मिल पाएगा। बात करते हैं अभी कांग्रेस को आप थोड़ा आगे बता रहे हैं तो कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस के ज्यादातर वोट तो हरियाणा में जाट और दलित रहते हैं आपका सर्वे के हिसाब से, और जो कहावत रहती है 60% से ज्यादा फार्मर भी इशू रहते हैं, और 10 साल का एंटी इनकमेंसी है। कौन सा वो इशू है जिसको कांग्रेस पकड़ के चल रहे हैं, वो इलेक्शन में उनको काम कर रहा है? आपको भी ग्राउंड में लग रहा है नहीं कांग्रेस का वो जो उठाया है इशू वो काम कर रहा है? और कौन कौन सा इशू है जो इस चुनाव को प्रभावित करता है? देखिए, मेन नरेटिव तो एक तरीके से कहा जाए तो किसान, संविधान, पहलवान, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। किसान के जो मुद्दे थे वो संविधान के को लेकर जो लोकसभा में कांग्रेस ने किया, आरक्षण और संविधान को लेकर वो, और पहलवानों का जो ये जो विनेश फोगाट, उन्होंने टिकट भी दिया है फोगाट जी को, विनेश फोगाट जी को टिकट भी दिया है, वो चुनाव भी लड़ रही है। तो मुख्य रूप से ये है, लेकिन और बहुत सारे इशू है। जैसे सबसे बड़ा चीज जो मुझे लग रहा है, जो ग्राउंड पे इफेक्ट अग्निवीर है, वो निश्चित रूप से 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी। ये जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इससे लोग कई जगह पर बोर हो गए हैं एकदम। मतलब जनता खुद से बोल रही है कि 10 साल हो गए, अब कितने साल इसको झेलेंगे। लेकिन और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, अग्निवीर निश्चित रूप से है, लेकिन कई सारे और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जैसे हरियाणा में एक फैमिली आईडी बननी शुरू हुई थी, जिसमें हर परिवार की एक आईडी बनने की बात हो रही थी। और फैमिली आईडी का जो मुद्दा था, वो उसमें आम जनता को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। वो बार बार सेंटर पर जाते थे, बार बार अपनी आईडी देते थे, उसमें कुछ गलतियां हो जाती थी तो फिर पैसा भरना होता था। गांव से आदमी को फिर वापस कस्बे में, शहर में दुकान पे जाना पड़ता था। तो उस फैमिली आईडी के एक मुद्दे को यहाँ के लोग अभी भी याद कर रहे हैं कि ये खट्टर सरकार ने बहुत बड़ा, मतलब हमारे ऊपर एक तरीके से कहा जाए तो अत्याचार किया कि ये फैमिली आईडी के चक्कर में हम लोग इतने चक्कर काटे हैं कस्बों के, शहरों के, दफ्तरों के।
दूसरी एक चीज जो है वो ये है कि कई सारे जो व्यावसायिक तबके हैं वो नाराज हैं। जैसे यहाँ पर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हों, सरपंच हों या जिला पंचायत के लोग हों, इन सब ने भी प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने कुछ नियम ऐसे ला दिए थे जिसमें इनके हाथ में जो थोड़ी अथॉरिटी या पावर रहती थी वो समाप्त हो गई थी। तो वो तबके नाराज हैं। रोजगार को लेकर बीजेपी ने निश्चित रूप से पहले की सरकारों की तुलना में पारदर्शिता बरती, लेकिन ओवरऑल रोजगार की संख्या कम रही। तो इस वजह से बीजेपी भले ही अपनी पीठ ठोक रही हो ये कह के कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हमने रोजगार दिया, मगर ओवरऑल रोजगार की संख्या इतनी कम है कि युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज है कि हमको जो है समुचित अवसर नहीं मिल पाए इन 9.5 सालों में, इन 10 सालों में। तो इसलिए यूथ भी एक सेक्शन है जो एक कैटेगरी के बतौर, और ये मैं अक्रॉस कास्ट बोल रहा हूँ, जो भी नौकरी के लिए अप्लाई करने वाला जो यूथ है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बहुत ज्यादा होता है वो अक्रॉस कास्ट मुझे दिख रहा है कम से कम 20% ऐसा यूथ निश्चित रूप से सीधे सीधे कांग्रेस को वोट करेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। रोहतक का जो रीजन है जो जाट डोमिनेंट है, वहां पर क्या स्थिति है, कितना आसन है, आप क्या दिख रहे हैं? आने वाला जो एक हफ्ते बचा है, एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा दिन, क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? जो अभी दिख रहा है वही रिफ्लेक्ट होगा इलेक्शन में रोहतक रीजन में? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, ये वाला जो बेल्ट है ये निश्चित रूप से अभी भी कांग्रेस के फेवर में है। हुड्डा परिवार का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जाट वोटर्स की अधिकता है और वो बदलता मुझे नहीं दिख रहा है। मोर और लेस रोहतक बेल्ट जो है वो सेम ही रहेगी, कांग्रेस की लीड रहेगी इस बेल्ट में। उसके बाद आता है हमारा हिसार रीजन, जो चौधरी देवीलाल जी का गढ़ माना जाता था, फार्मर सेंट्रिक है। कांग्रेस में इंटरनल फाइट भी है उस रीजन में, जो पीपुल पल्स ने मेंशन किया था। क्या वो जो इंटरनल फाइट है कांग्रेस का जो रहता है हर स्टेट में, वो दिक्कत नहीं आएगा? इससे कुछ फायदा बीजेपी को मिल जाए? कुछ जगहों पर तो निश्चित रूप से हो रहा है। जैसे रानिया की जो सीट है वहां पर इंटरनल फाइट की वजह से जो बेस्ट कैंडिडेट था उसको टिकट नहीं मिला। नहीं मिला तो कांग्रेस अब वहां लड़ाई से बाहर हो गई है। रणजीत चौटाला, मतलब चौटाला परिवार में ही अब वहां पर लड़ाई मुख्य रूप से रह गई है। तो कुछ जगहों पर तो निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन अधिकांश जगहों पर टिकट जो है वो ठीक ठाक बट गए हैं। तो हिसार रीजन की अगर मैं बात करूं तो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के बेल्ट में चौटाला परिवार जो है वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जितने भी चौटाला परिवार के लोग हैं, चाहे वो दुष्यंत हो, चाहे वो अभय चौटाला हो, इनफैक्ट अभय चौटाला की अपनी सीट जो है वो फंसी हुई है एलनाबाद, वहां पर सीधे कांग्रेस से लड़ाई है और बहुत नजदीकी मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का बेल्ट जो है उसमें इनफैक्ट हिसार में बीजेपी में भी झगड़ा हो गया है। सावित्री जिंदल जो है वो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल कर दी, तो उनके बेटे जो हैं वो एमपी हैं बी से, और माँ जो है वो बागी प्रत्याशी बन के विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। हाँ, वो कुरुक्षेत्र से है। वो कुरुक्षेत्र से एमपी हैं, लेकिन उनकी माँ जो है वो हिसार सदर सीट जो है, शहर की सीट, वहां से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के बतौर चुनाव मैदान। क्या वो इंडिपेंडेंट जीत सकती है सावित्री जिंदल? बहुत संभावना है कि वो जीत जाए, क्योंकि वो मुख्य मुकाबले में अभी दिख रही है। जो कर्नल रीजन बोला जाता है, 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे क्या लगता है आपको? देखिए, करनाल वाले बेल्ट में अभी भी कहा जाए तो करनाल और पानीपत, ये दोनों जो हैं वो बीजेपी के मजबूत क्षेत्र हैं। इनफैक्ट ये दोनों जिले जो हैं वो जीटी रोड पे पड़ते हैं, और पिछला चुनाव अगर आप याद करें तो जीटी रोड बेल्ट ने ही बीजेपी को बचाया था। हाँ। तो पानीपत शहर और पानीपत ग्रामीण, इन दोनों जगह पे कांग्रेस के टिकट गलत बटे हैं और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी बागी हो गए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता पानीपत सिटी या पानीपत ग्रामीण, दोनों में से कोई सीट कांग्रेस जीत पाएगी। उसके बाद करनाल शहर की सीट बीजेपी सेफ मानी जाती थी, लेकिन करनाल शहर की सीट पर बीजेपी ने टिकट गलत दे दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को वहां से हटा के लाडवा भेज दिया है और वहां पर एक अनाम से प्रत्याशी को टिकट दिया है। तो करनाल शहर में अभी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन करनाल के आसपास जो सीटें हैं, नीलोखेड़ी हो गई और कुछ जो इलाके हैं ग्रामीण के, उन सब में भी अभी बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो मुझे लगता है करनाल पानीपत वाले बेल्ट में तो बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन अंबाला आते आते बीजेपी दम तोड़ देगी। फरीदाबाद का क्या
असर है चुनाव में, और क्या दिख रहे हैं फरीदाबाद जोन में जहाँ पे फरीदाबाद बेल्ट में मेवात अगर आप शामिल करेंगे या अलग रखेंगे तो देखिए वहां पर अहिरवाल का जो क्षेत्र है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये है, इसमें यादवों में अभी भी बीजेपी ज्यादा मोस्ट फेवरेट है, उनको जाट सीएम नहीं चाहिए और राव इंद्रजीत का भी प्रभाव है। लेकिन दो तीन सीटें जो बीजेपी ने टिकट गड़बड़ बांटी है उसकी वजह से खराब हो गई हैं। तो रेवाड़ी शहर की सीट अभी कांग्रेस की लीड दिख रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं लग रहा था। कोसली की सीट जो है वो लग रहा है कि अभी कांग्रेस की लीड है। नारनौल में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, महेंद्रगढ़ में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। नारनौल में तो मान सकते हैं कि बीजेपी की स्लाइट एज है, लेकिन महेंद्रगढ़ अभी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ी आगे दिख रही है। तो ओवरऑल यादव बेल्ट में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तुलना क्या आप में ये बता सकते हैं कि ज्यादातर जादव वोट ओबीसी वोट होते हैं, वो एंटी बीजेपी पार्टी को जाता है, पर हरियाणा में जादव वोट बीजेपी के साथ है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यादव वोट बीजेपी को जाता है, उनमें हरियाणा भी है, उनमें मध्य प्रदेश भी है और उनमें छत्तीसगढ़ भी है। हाँ, इन तीनों राज्यों में बीजेपी के वोट बैंक हैं यादव। और लास्ट में आता है अंबाला रीजन, जो एक इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल एरिया का सेंटर पॉइंट है। सीएम वहां से आते हैं और स्पीकर वहां पे आते हैं। ब्राह्मण गुजर का अच्छा खासा संख्या है, दलित भी है। उस रीजन का क्या आप देख रहे हैं? अंबाला रीजन, अंबाला लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस ने इस बार जीती, वरुण चौधरी वहां से जीते हैं। तो अंबाला सिटी की सीट सीधे सीधे कांग्रेस जीत रही है। यमुनानगर जिले का जो पूरा इलाका है, जगाधरी हो गया, कांग्रेस की लीड दिखाई दे रही है। जो मैं बसपा की सीट एक बोल रहा था, सढौरा, तो वो भी इसी क्षेत्र में आएगी और सढौरा में अभी इनेलो गठबंधन आगे दिख रहा है। यमुनानगर सदर की जो सीट है उसमें भी इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी हैं दिलबाग, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अंबाला रीजन की बात करूँ, यहाँ तो कांग्रेस की लीड रहनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाएंगे, जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है कांग्रेस का, वो 5 वादे जो पक्के इरादे बोलते हैं, जो 18 से 60 साल तक वो जो हर महिला है उनको 2 मंथली मिलेगा। बीजेपी उड़ीसा में एक योजना शुरू किया है, सुभद्रा बोले थे 2 साल में 50,000, और वो 5 साल में 50,000 देने का वादा किया है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी उसको इनॉग्रेट करके गए हैं। पंजाब में हुआ है, जो हरियाणा में पेंशन फॉर ऑल सीनियर सिटीजन थी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, एमएसपी और कास्ट सर्वे। ये जो 5 वादे कांग्रेस किए हैं, उसका कुछ असर रहेगा? जैसे एमएसपी वाला, कास्ट सर्वे वाला। वो सारी चीजें देखिए, कल ही मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसका इम्पैक्ट अभी देखने में समय लगेगा। तो अभी हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स वॉइसेस आ रही हैं। जैसे उन्होंने एमएसपी की गारंटी का वादा किया है, लेकिन उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? किसान संगठन एक अलग फॉर्मूले की डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए अभी अभी उस पर टिप्पणी करना मुझे लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। वीआईपी लोगों का प्रचार के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे बीजेपी के प्रधानमंत्री जो है अमित शाह जी है, अदर मिनिस्टर्स है, और कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, उनका बड़ा बड़ा रैली होने लगा है या आगे होने वाला है? प्रधानमंत्री की पहली रैली अभी हुई थी, वो रैली फ्लॉप थी, जो जितना भी इनपुट आया उस हिसाब से। और अमित शाह जी भी आके गए हैं। मैं एक बात अगर देखूं तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं गाँव में जाके, और मुझे लगता है यही तरीका इफेक्टिव है हरियाणा में। हरियाणा में बड़ी रैलियां नहीं करनी चाहिए। हरियाणा में आदमी अपने गांव में बैठ के आपसे बात करना चाहता है, संवाद करना चाहता है। आप देख रहे होंगे कई बड़े नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, या उनको खुलेआम मतलब जो है उनसे सवाल किया जा रहा है। तो हरियाणा का ये कल्चर है। तो ज्यादा बेहतर तो पार्टियों के लिए यही रहेगा कि वो गांव में छोटी छोटी सभाएं करें, बड़ी रैलियों पर फोकस न करें। बड़े नेता अभी कांग्रेस से कोई नहीं आए, ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, ना सोनिया गांधी आई। पर आएंगे जरूर ना, हरियाणा में चुनाव है, शायद जम्मू कश्मीर में पहले था। और इसके बाद आता है आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को रिलीज कर दिया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं आप वोट काट सकता है, पर किसी का वोट काटेगा वो पता नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा आलोचना है इसके बारे में। क्या सचमुच पूरे हरियाणा में मुझे लग रहा है 90 में से 2 या 3 सीटें ऐसी होंगी जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है मुख्य मुकाबले में?
मुख्य जब 2 या मुकाबले 3 पर किसके आप साथ है? वो आम आदमी पार्टी का जो मुख्य मुकाबला 2 और 3 सीट में हो रहा है, वो किसके साथ है? मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है कुछ जगहों पर, जैसे कि महम की सीट है, वहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 4 या 5 कोणीय मुकाबला वहां हो रहा है, वहां पर वो भी मुकाबले में है। उसके बाद में आप चले जाएंगे तो ये जो एक सीट है इधर भवानी खेड़ा के बगल भिवाड़ी सीट पर, चूंकि कांग्रेस ने सीपीएम का उम्मीदवार दे दिया है, 89 सीट्स कांग्रेस लड़ रही है, एक सीपीएम के प्रत्याशी हैं लेफ्ट के, तो वहां पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगता दिख रहा है, और जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं वो तीसरे पे जाते दिख रहे हैं। इसी तरह की एक आध और सीट होगी, तो मूल रूप से आम आदमी पार्टी कोई डेंट बड़ा नहीं कर रही है। ठीक है, आप हमसे बात किया, अच्छा लगा और इतनी जानकारी दी। हम फिर 1 हफ्ते के बाद ऐसे फोन पे बात करेंगे और दर्शकों को जानकारी देंगे कि हरियाणा इलेक्शन कैसे चल रहा है, क्योंकि हरियाणा एक वेदर स्टेट है। वो लोकसभा में जिसी तरह फल देता है, उसी तरह देश का राजनीति जाता है। जैसे 2 बार 10-10 दिए बीजेपी को, इस बार 10 नहीं, आधा-आधा हो गया, तो बीजेपी का सीट घटा। तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव आगे का भारतीय राजनीति का, जो हिंदी हार्टलैंड का, कुछ संकेत दे सकता है? हरियाणा संकेत दे सकता है, लेकिन हरियाणा डिसाइसिव नहीं कर सकता है। हाँ, तो संकेत तो निश्चित रूप से दे सकता है, और इस चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और बीजेपी जाती है 10 साल के बाद में, तो वो आने वाले दो राज्यों के चुनाव में, महाराष्ट्र और झारखंड, उन दोनों पर भी उसका प्रभाव होगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।